एफसीआरए को लेकर विपक्ष के गढ़े नैरेटिव, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों का कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने खोलेंगे। क्योंकि जब से विदेशी फंडिंग के अवैध नल पर ताला लगने की खबर आई है, तब से भारत को दबाने की नापाक कोशिश विदेश से लेकर देश में बैठे विपक्षी पार्टियों की ओर से की जाने लगी। लेकिन आज ऐसे लोगों को एक्सपोज भी करेंगे और पर्दाफाश करेंगे 56,000 करोड़ रुपए की रहस्यमयी फंडिंग खेल का, जो भारत के खिलाफ खेला गया, भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया। लेकिन मोदी शाह ने उस चक्रव्यूह को तोड़ डाला। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आजाद भारत के इतिहास में जब जब देश में कोई राष्ट्रवादी और स्वाभिमानी सरकार आई है, तब तब सात समंदर पार बैठी विदेशी ताकतों ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की साजिशें रची है। 1959 में केरल की सरकार से लेकर 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार को धर्मांतरण विरोधी कानून लाने पर सत्ता से बेदखल करने तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, वेस्टर्न डीप स्टेट और वेटिकन का शक्तिशाली नेटवर्क हमेशा से भारत की चुनी हुई सरकारों को अपने इशारों पर नचाने का खेल खेलता आया। आज जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक और चुनावी मैदान में सीधे मात देना अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के लिए नामुमकिन सा हो गया है, तो एक बार फिर भारत को अस्थिर करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। पुराना ग्लोबल चक्रव्यूह पूरी ताकत से सक्रिय हो गया है। इस पूरी बौखलाहट और नापाक गठजोड़ के केंद्र में है मोदी सरकार द्वारा देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए लाया जा रहा कड़ा FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कानून। वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों से लेकर वेटिकन के धार्मिक नेटवर्क और भारत में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हताश विपक्ष का एक ही मंच पर आना ये साफ दर्शाता है कि निशाना सिर्फ एक सरकार या नेता नहीं, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और अपनी शर्तों पर चलने वाला नया भारत है। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का खुलासा, वेटिकन तक छटपटाहट का सबूत पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट ने भी दिया, जब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गुरुज की विशेष रिपोर्ट ने भारत के खिलाफ रची जा रही अंतरराष्ट्रीय साजिश की परतें उधेड़कर रख दी थीं। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उजागर किया गया था कि किस तरह वेटिकन का कैथोलिक नेटवर्क और अमेरिकी डीप स्टेट एक साथ हाथ मिलाकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं। जब से केंद्र सरकार ने खुफिया रिपोर्टों के आधार पर अवैध गतिविधियों और धर्मांतरण को रोकने के लिए ये FCRA नियमों को कड़ा किया है, तब से वॉशिंगटन से लेकर वेटिकन तक छटपटाहट है और बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आने लगी है। भारत में सरकारें गिराने का पुराना विदेशी ट्रैक रिकॉर्ड, इतिहास इस बात का गवाह है कि वेस्टर्न डीप स्टेट को कभी भी एक मजबूत और स्वाभिमानी भारत राष्ट्र नहीं आया। 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक जब भी भारत में कड़े कानून या स्वदेशी नीतियां बनाने का प्रयास हुआ, तब CIA और विदेशी नेटवर्कों ने पर्दे के पीछे से रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन के ऑपरेशंस चलाए। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार विदेशी आकाओं के सामने घुटने टेकने के बजाय देश हित को सर्वोपरि रख रही है। दरअसल CIA की खुफिया ताकत जब वेटिकन के विशाल नेटवर्क और उसके कैथोलिक NGO से मिलती है, तो एक बेहद खतरनाक अदृश्य ताकत तैयार हो जाती है। दुनिया भर के 130 करोड़ कैथोलिकों का ये सर्वोच्च केंद्र भारत में लाखों चर्चों और NGOs के माध्यम से सामाजिक ताने बाने और वोट बैंक को मोड़ने की क्षमता रखता है। ये गठजोड़ बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप के किसी भी देश में अंदरूनी असंतोष भड़काने में माहिर माना जाता है, और भारत में भी यही कोशिश होती रही है। विदेशी फंडिंग के अवैध नल पर लगा ताला। मोदी सरकार ने खुफिया एजेंसियों यानी IB और रॉ की इनपुट रिपोर्टों के आधार पर विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए FCRA नियमों को ज्यादा सख्त कर दिया है। इसी कानून की बदौलत देश विरोधी गतिविधियों और अवैध धर्मांतरण और प्रायोजित आंदोलनों में इस्तेमाल होने वाले बेहिसाब विदेशी पैसों के गुप्त रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, और इसलिए FCRA को लेकर देश से लेकर विदेश तक बौखलाहट नजर आ रही है। 56,000 करोड़ रुपए का रहस्यमयी फंडिंग खेल। सरकारी और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 2022 के बीच ईसाई NGOs और विभिन्न चर्चों को 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विशाल विदेशी फंडिंग मिली है। वहीं 2024 से 25 में भी आंकड़ा 22 करोड़ 993 लाख रुपए का रहा।
बिना किसी पारदर्शी हिसाब किताब के आ रहे इस खरबों रुपए के फंड का इस्तेमाल भारत की सामाजिक जनसांख्यिकी को बदलने और राजनीतिक प्रभाव पैदा करने के लिए किया जा रहा था। यानी भारत को अस्थिर करने के लिए इन फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा था। भारत को दबाने की नापाक कोशिश। जैसे ही मोदी सरकार ने एफसीआरए के नए संशोधनों से बिना हिसाब वाले पैसे पर नकेल कसी, अमेरिकन रिपब्लिकन सांसद राइली मूर और क्रिस स्मिथ खुलकर सामने आ गए। अमेरिकी सांसद राइली मूर ने ट्विटर पर अपनी आधिकारिक पोस्ट के जरिए भारत पर ईसाइयों के अधिकार दबाने का अनर्गल आरोप लगाया और धमकी दी कि एफसीआरए पारित हुआ तो भारत अमेरिका के संबंध बिगड़ जाएंगे। ये सीधा सीधा दबाव भारत की संप्रभु संसद को चुनौती देने जैसा था, लेकिन भारत ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया और बताया कि इससे उन लोगों को खतरा नहीं जो तरीके से पैसों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को खतरा है जो गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल करते हैं। टूल किट का गढ़ा हुआ नैरेटिव और झूठा प्रचार। जब विदेशी ताकतें सीधे कूटनीतिक रूप से भारत को नहीं झुका पाती तो वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और थिंक टैंकों के जरिए भारत में लोकतंत्र और मानवाधिकार खतरे में है जैसी फर्जी रिपोर्ट्स और नैरेटिव गढ़ती है। इस टूल किट नैरेटिव का एकमात्र मकसद भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करना और मोदी सरकार पर नैतिक दबाव बनाना होता है। जैसे ही भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ा, वेस्टर्न डीप स्टेट की धड़कनें तेज हो गईं। एफसीआरए के जरिए विदेशी फंडिंग रोककर असल में भारत की विकास परियोजनाओं और औद्योगिक प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रायोजित आंदोलनों को खड़ा करने वाले आर्थिक सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद अमेरिका तक खलबली मची हुई है। सेवा की आड़ में राष्ट्र विरोधी खेल। मानव सेवा और शिक्षण संस्थानों के नाम पर विदेशी फंड प्राप्त करने वाले कई एनजीओ असल में जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहे थे। मोदी सरकार के कड़े रुख ने इस पूरे सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली है, जिससे उनके विदेशी आकाओं में तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। ये विदेशी पैसा सिर्फ धार्मिक संस्थानों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका एक हिस्सा विकास विरोधी पीआईएल सिंडिकेट क्यों हो जाता है एक्टिव। मानवाधिकार संगठनों, लीगल सेल्स और अर्बन नक्सल सोच वाले एनजीओ तक पहुंचना था। ये वही संस्थाएं हैं जो भारत की अदालतों में जाकर राष्ट्रीय महत्व की विकास परियोजनाओं और रक्षा सौदे को अटकाने के लिए प्रायोजित जनहित याचिकाएं पीआईएल दाखिल कर देती हैं। यानी पीआईएल को दाखिल किया जाता है ताकि ऐसी रक्षा परियोजनाएं या फिर विकास परियोजनाएं अटक जाएं। देश का हताश विपक्ष क्यों मचा रहा बवाल। जब भी देश में कोई नया हाईवे, पोर्ट, पावर प्लांट या रक्षा प्रोजेक्ट शुरू होता था, अचानक से विदेशी फंडिंग से चलने वाले एनजीओ पर्यावरण या स्थानीय अधिकारों के नाम पर अदालतों का रुख कर लेते थे। एफसीआरए पर कड़ाई के बाद इस विकास विरोधी कानून लड़ाई का वित्त पोषण बंद हो गया। भारत एक संप्रभु स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जब अमेरिकी सांसद भारत के आंतरिक कानून यानी एफसीआरए पर टिप्पणी करते हैं या भारत को गीदड़ भभकी देते हैं तो ये सीधे तौर पर हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल है, हमला है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत की नीतियां वॉशिंगटन या वेटिकन से नहीं, बल्कि नई दिल्ली से भारत के 140 करोड़ नागरिकों के हित में तय होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र प्रथम यानी नेशन फर्स्ट का दृष्टिकोण वेस्टर्न ग्लोबल एलीट जैसे जॉर्ज सोरोस या वेस्टर्न डीप स्टेट को रास नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी किसी विदेशी दबाव के आगे नतमस्तक नहीं होते। चुनावी मैदान में परास्त होने के बाद अभी ग्लोबल एलीट हाइब्रिड वॉरफेयर और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार करारा जवाब इन जैसे लोगों को दे रही है। जंतर मंतर पर ड्रामा, विदेशी फंडेड एनजीओस का हाथ। विदेश से मिले निर्देशों के बाद घरेलू स्तर पर माहौल बिगाड़ने की पहली किश्त जंतर मंतर के मंच पर देखने को मिली। जब सीधे सरकार पर हमला नाकाम साबित हुआ तो रणनीतिक रूप से पहले शिक्षा क्षेत्र और युवाओं से जुड़े मुद्दे को ढाल बनाकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई गई। जंतर मंतर पर प्रायोजित तरीके से जमा की गई भीड़ का मकसद सिर्फ ये था कि मीडिया में दिखाया जा सके कि देश का युवा सड़क पर है, जबकि इसके पीछे की असली डोर विदेशी फंडेड एनजीओस के हाथों में थी। जैसे ही जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, देश के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और अर्बन नक्सल सोच वाले बौद्धिकों ने तुरंत इसे अपना समर्थन दे दिया। विदेशी आकाओं से दिशा निर्देश पाने वाले इस इकोसिस्टम ने रातों रात इस स्थानीय प्रदर्शन को एक राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश की, ताकि किसी भी तरह मोदी सरकार पर चौतरफा दबाव बनाया जा सके और एफसीआरए कानून से ध्यान भटकाया जा सके।
इस पूरी ग्लोबल कॉन्स्पिरेंसी का सबसे दुखद और खतरनाक पहलू भारत की घरेलू राजनीति में दिखता है। चुनावी मैदान में लगातार करारी शिकस्त झेल रहा भारत का विपक्ष विदेशी धरती से गढ़े गए नैरेटिव को बिना सोचे समझे तुरंत लपक लेता है। देश के अंदर की मोदी विरोधी ताकतें अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की कठपुतली बनने से बाज नहीं आती, कतराती नहीं है। हालिया चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके जैसी पार्टियों ने खुलेआम मांग रख दी कि एफसीआरए के सेक्शन 15 को बदला जाए ताकि ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं और अवैध एनजीओज की जब्त संपत्तियां वापस मिल सके। ये मांग केवल विपक्षी नेताओं के उस छिपे एजेंडे को उजागर करती है जो सत्ता के लालच में राष्ट्रहित की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। अराजकता फैलाने का अगला चरण तैयार। जब शिक्षा मंत्री के घेराव से सरकार बैकफुट पर नहीं आई तो रणनीति बदलते हुए हमला सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह पर मोड़ दिया गया। गृह मंत्रालय पर हमला करने का असली मकसद भारत की आंतरिक सुरक्षा तंत्र यानी आईबी, रॉ और सीबीआई का मनोबल तोड़ना है, जो विदेशी पैसों के अनधिकृत प्रवाह को रोक रहे हैं। गृह मंत्री पर निशाना साधकर यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। विदेशी आकाओं और उनके स्थानीय मोहरों की इस पूरी कवायद का अंतिम निशाना कोई विभाग या मंत्री नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कोई उपलब्धि मिलती है, ठीक उसी समय देश के भीतर अशांति का माहौल बनाकर पीएम मोदी की वैश्विक साख और स्ट्रांग मैन की छवि को चोट पहुंचाने की साजिश रची जाती है, ताकि 2029 या आगामी चुनावों से पहले देश में अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके। लेकिन मोदी सरकार ने इन तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया है। दबाव में ना आने वाला नया भारत, एफसीआरए पर सख्त संदेश। अतीत के कमजोर नेतृत्व के विपरीत आज का भारत वैश्विक मंचों पर अपनी शर्तों पर बात करता है। रूस यूक्रेन विवाद हो या एफसीआरए जैसे घरेलू कानून, मोदी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत पर किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव काम नहीं करेगा और देश की आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इतिहास साक्षी है कि जब जब भारत ने अपने दम पर एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ाए हैं, तब तब अंदरूनी और बाहरी ताकतों ने मिलकर राष्ट्र निर्माण की गति को धीमा करने का भरसक प्रयास किया। हालांकि आज का भारत 1959 या 1989 का लाचार भारत नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के अटूट विश्वास से सराबोर एक स्वाभिमानी राष्ट्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का एफसीआरए कानून और कड़े सुरक्षा तंत्र विदेशी फंड से चलने वाली हर देश विरोधी दुकान को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेशी डीप स्टेट और देश के भीतर छिपे उनके राजनीतिक सहयोगियों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है और राष्ट्रहित के खिलाफ रची जाने वाली हर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का माकूल जवाब देना उसे अच्छी तरीके से आता है। और एफसीआरए पर भी भारत ने अपनी पॉलिसी को क्लियर कर दिया है, अमेरिका तक को करारा जवाब दिया है और देश का विपक्ष अब ये देश विरोधी एजेंडा नहीं फैला पाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।